नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास जो है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपकी 15 सितंबर की है। 13 तारीख को हमने आपकी क्लास ली थी, उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग से उसका नोट्स बना करके मैंने दे दिया था। आज फिर से हम अपनी 15 सितंबर वाली क्लास जो है करेंगे। और अभी आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, इट्स ओके, टोटली फाइन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा, या अगली अपनी क्लास में आपके प्रीवियस के जो है क्वेश्चंस के जवाब दे दिया दूंगा। ठीक है, चलिए आज की जो करंट अफेयर की क्लास है उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। 15 सितंबर 2025 की क्लास है, इसे आप देख सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण, यानी कि हम पूरी आज कुछ खबरें भी अच्छी हैं हमारे पास, देख ही रहे हैं, जैसा कि आर्टिकल आप देख रहे हैं। तो कुछ अच्छी खबरों के साथ हम आए हैं, तो अच्छी खबरें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी खबरें हैं, क्या क्या हैं उनके अंदर, और मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को विश्लेषित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि ऑलवेज ISGS फाउंडेशन का हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे जो है सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि जयपुर में है। नीचे आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा। जयपुर में आप विजिट कर सकते हैं, काउंसलिंग आप ले सकते हैं, मेंटरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये QR कोड सिंपली स्कैन करना है, और स्कैन करके हमारे QR कोड को आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, आज की जो हमारी न्यूज़ है, पहला आर्टिकल है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहला आर्टिकल हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो दौरा हुआ उससे रिलेटेड है, लेकिन वो वहाँ पर पार्टियों के बीच में, आपसी पार्टियों के बीच में थोड़ा सा वो रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। पहली खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर जो है वो रीओपन कर रही है PLI स्कीम जो है वाइट गुड्स के लिए टिल अक्टूबर 24, सिटीज मार्क ग्रोथ। ठीक है, मार्केट ग्रोथ। अब ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, और PLI स्कीम क्या है, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए फला कोई स्कीम थी जिसके बारे में थोड़ा सा अभी रिसेंटली फिर से वो हाईलाइट हुई, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब आपको देखना है कि केंद्र ने श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना जो है उसको रीओपन कर दिया है, और रीओपन की डेट अक्टूबर जो है 14 रखी गई है, यानी कि अक्टूबर 14 तक के आप अपने आवेदन जो आवेदक हैं इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये न्यूज़ है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने PLI का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, आधारित, यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो है इनिशिएटिव। इसके साथ साथ इस योजना के लिए श्वेत वस्तुओं का मतलब वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर, LED के लिए बात की जाए, लाइट सी, इनके आवेदन के लिए विंडो यानी खिड़कियां फिर से खोल दी हैं। खिड़कियों का मतलब जिन विंडो के जरिए आप अपनी इनका आवेदन करते हैं, तो विंडो पुनः खोल दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय बाजार की वृद्धि और उद्योग को बढ़ते विश्वास को देखते हुए लिया गया है। बाजार की वृद्धि, सिंपल सी बात है, इस समय हमारे ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं, आप सभी को पता है कि ये टैरिफ जो है हमारे ऊपर USA के द्वारा लगाए गए हैं, और इन टैरिफ में 25% टैरिफ हमारे ऊपर पहले लगाया गया था, और फिर इसको जो है 25% बढ़ा दिया गया, ये कहते हुए कि ये सैंक्शंस हैं। ठीक है, ये सैंक्शंस हैं, और हमारे ऊपर ये इन्होंने टैरिफ लगाया है। ठीक है, एक तरीके का। अब ये 50% टैरिफ इस तरीके से हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, वो समझ लेने की बात है। इससे जो है हमारे यहाँ के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अमेरिका की ग्लोबल मार्केट या अमेरिका की जो डोमेस्टिक मार्केट में महंगे हो गए। इन डोमेस्टिक मार्केट में महंगे होने के कारण हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस महंगे हुए, तो डिमांड कम हो गई। इससे वहाँ के लोकल लोगों को जो है एक तरीके से इनिशिएटिव मिल गया कि अब हम चीज़ें शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि ट्रंप ने जो है एक चीज़ शुरू की है जो कि भारत से उन्होंने उधार ली है, भारत को कॉपी किया है, और उस चीज़ का नाम क्या है, मेक इन अमेरिका। ठीक है,
ये एक संरक्षणवादी नीति के तहत, प्रोटेक्टरिज्म जिसे कहते हैं आप, है ना, संरक्षणवादी नीति के तहत इसको अप्लाई किया गया। अब अमेरिका के लोकल प्रोड्यूसर्स को अमेरिका के ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अब आप प्रोड्यूस करिए, गवर्नमेंट आपको इनिशिएट कर रही है, गवर्नमेंट आपको जो है प्रमोशन कर रही है, और आपको इसके लिए सिंपली क्या करना है, मोटिवेशन गवर्नमेंट का है, आप प्रमोट करिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज से बाहर के मार्केटों को जो है अप्रोच करिए। तो ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया। हालांकि इस पूरे प्रोसेस का इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी डिसीजन मार्केट को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के, डिमांड को लेकर के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ, अब आप देख रहे हैं कि पीएलआई लिंक के लिए विंडो थोड़ा और ओपन की गई है, ताकि ये जो वाइट गुड्स हैं इनके प्रमोशन, इनके उत्पादन, इनके अन्वेषण, इनके वितरण, इनके विपणन, इन सब का जो है प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाया जा सके, मार्केट को थोड़ा और स्टेबलाइज किया जा सके, उससे रिलेटेड है। तो एक पक्ष आप ऐसे जोड़ करके हमेशा एक बना करके देख लें कि इससे हमारा अभी रिसेंटली ऐसी चीज़ों के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो कंडीशन है इससे हमें अपने आप को इस टैरिफ वाली कंडीशन में स्टेबल बना करके रखना है। ठीक है, विश्वास को देखते हुए लिया गया है। यहां तक के समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अब तक 83 आवेदकों को जिन्होंने लगभग 10,406 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रतिबद्धता जताई है, इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पीएलआई स्कीम के तहत जो है आवेदन किया था, एप्लीकेशन दिया था, और टोटल इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर 83 आवेदकों के द्वारा कहा गया है, माना गया अनुमान था कि 10,406 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होना था। ठीक है, तो इनको चुना गया है। अब इसके साथ इस निवेश में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के कंपोनेंट्स तथा सब असेंबलियों का भारत में ही निर्माण बढ़ेगा। ठीक है, व्हाइट गुड्स को लेकर के ये जो 83 आवेदक हैं, है ना, ये 83 आवेदक एयर कंडीशनर, एसी से रिलेटेड, एलईडी लाइट से रिलेटेड और इन दोनों के कंपोनेंट्स, इनके कल पुर्जों को से रिलेटेड, इनके असेंबली यूनिट्स, यानी इनको जहां असेंबल किया जाएगा, और इनके निर्माण से संबंधित भारत में जो है निर्माण उद्योग जो है इनके बढ़ेंगे। इससे मार्केट स्टेबलाइज होगा और हम एक हब की तरह क्रिएट हो सकेंगे वाइट गुड्स को लेकर के, जो भारत का एक तरीके से लक्ष्य है कि भारत आने वाले समय में वाइट गुड्स का एक हब बन सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है वाइट गुड्स का। तो हमें अगर उस कंजम्पशन को मीट करना है, हमें उस कंजम्पशन की पूर्ति करनी है, तो हमें अपनी सप्लाई को स्टेबल रखना होगा एज कम्पेयर टू कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों। ठीक है, जिनका उत्पादन अभी पर्याप्त मात्रा में भारत में नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए और पुराने दोनों तरह के आवेदक अतिरिक्त निवेश करने पर इस योजना के लिए जो है पात्र होंगे। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर आप नए आवेदक हैं और अगर आप पुराने आवेदक हैं, तो आप अगर अतिरिक्त निवेश की कोई एक प्रपोजल रखकर रखते हैं कि मैं एक अतिरिक्त निवेश का मतलब, या तो नए आवेदक जो होंगे वो कहेंगे कि मैं नई फर्म जो है अपनी स्थापित करूंगा, नई फैक्ट्री लगाऊंगा। पुराने कह रहे हैं कि मैं अपनी फैक्ट्री का साइज बढ़ाऊंगा, है ना, बड़ा फैक्ट्री साइज कर लिया उन्होंने, बड़ा फैक्ट्री साइज कर लिया। तो ऐसे आवेदकों को पीएलआई स्कीम के तहत लाभान जो है मिलेगा। इसके साथ ही साथ यह योजना अप्रैल 2021 में, पीएलआई के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव के बारे में समझ लीजिए कि पीएलआई जो है अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसे 7 वर्षों के लिए लागू किया गया था, यानी कि 2021-22 से लेकर के टोटल 2021, 28 और 29 तक के गवर्नमेंट इसमें जो है इनिशिएट करेगी। हालांकि इसके लिए बजट में जो है 6,238 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। ठीक है, तो पीएलआई की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। चूंकि पीएलआई फिर से हाईलाइट में आया, इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। पीएलआई के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। पीएलआई जो है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना, ठीक है, प्लान। अब उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य अगर मैं कहूं कि कोई पूछ ले आपसे कि पीएलआई का उद्देश्य क्या है, क्यों भारत में उसको लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। यानी कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे देश में किसी चीज़ के निर्माण की आवश्यकता है, उसमें अपने आप को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीति के तहत लाई गई योजना है, ताकि हम इंपोर्ट पे निर्भर ना होकर के खुद इसका जो है निर्माण कर सके। बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, शुरुआत 2020 में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में की गई थी इसकी, 2021 से इसे अप्लाई किया गया
और सेक्टर्स की अगर बात करूं कौन कौन से क्षेत्रों को ये चुनती है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, ऑटोमोबाइल, श्वेत वस्तुओं के आदि के उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है कि भारत वैश्विक निर्माण का एक हब बन सके। ठीक है, कि इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में अगर किसी चीज़ के निर्माण की बात कही जा रही है, अगर कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग अगर होना है, हमारे पास ऑलरेडी दुनिया की 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश है ये, तो ऐसे में हम ऐसी चीज़ों का जो है उत्पादन खुद कर सकें कि हमें दूसरों पर निर्भरता ना रखनी पड़े। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों के आज के टाइम पर, कि भाई एसी, कूलर और जो है एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और इनके कंपोनेंट्स या फिर इनके ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में स्थापित हो सकें। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट के द्वारा इसकी एक जो फिगर है ना, पीएलआई स्कीम का, पीएलआई स्कीम के फिगर के बारे में थोड़ा समझा दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, हमारे प्रोडक्शन को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना, ताकि इन गुड्स एंड सर्विसेज का या इन गुड्स का हम खुद में भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसके एक तो ये है, दूसरा इसका पर्पस है सपोर्टिंग की सेक्टर। हमारे यहाँ जो एमएसएमई के तहत, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के तहत अगर मैं बात करूं, इंटरप्राइजेस के तहत, तो उसमें हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ के जो सेक्टर्स हैं इनको सपोर्ट करना, यानी कि अगर हमारे यहाँ एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो इनके कंपोनेंट्स के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ खुद होना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रमोशन होगा एमएसएमई का। ठीक है, इसके लिए इनको आगे बढ़ाना। इसके बाद आप थर्ड देख सकते हैं, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अब हमारी जो प्रतियोगिता है एक्सपोर्ट को लेकर के, निर्यात प्रतिस्थापन करवाना लोगों का, कि भाई हम आपके यहाँ निर्यात कर रहे हैं, सॉरी निर्यात प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का मतलब कि हम लोगों को अपनी ज़रूरतें तो पूरा ही कर लें, लेकिन लोगों को भी इसका एक्सपोर्ट करें। बात समझ में आ गई? और उस कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड करना अपने आप को। ठीक है, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो R&D पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत सब्सिडी ला करके और तरह तरह की चीज़ों को बेनिफिट दे करके प्रमोशन करवाना, कि इससे हो क्या कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, यानी आज और अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि एसी और एलईडी लाइट्स, इन सबको लेकर के आने वाले समय में एसडीजी गोल को भी इसमें ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई थी कि भाई हम इन सब चीज़ों में इनोवेशन करें, आगे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा उन्नत अपग्रेड कर सकें, है ना। इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ इन बेसिक इंडस्ट्रीज़ को लेने की अगर मैं बात करूँ, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए, चाहे दवा उद्योग हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे श्वेत वस्तुओं का निर्माण हो, इनके लिए हमारे यहाँ जो मजबूती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका निर्माण करना, ताकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ आने वाले समय में लोग इनके लिए जो है ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके, ज़्यादा एमएसएमई, ज़्यादा इंटरप्राइजेज, ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ सकें, जिससे हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके, एक ऐसा परिवेश बन सके जिससे हमारी ये जो स्वायत्ता वाली मिशन है कि हमारे अंदर स्वायत्ता होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, ये स्वायत्ता, ऑटोनॉमी हमारे अंदर आ सके। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इनका पर्टिकुलर एजेंडा क्या होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करे। इसके साथ साथ बूस्टिंग मैन्युफैक्चर, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को बूस्ट करना, सो दैट हम एक हब की तरीके से क्रिएट हो सके। बात समझ में आ गई? अगले ही हेडिंग में आप कह रहा है कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की स्कीम के तहत है, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसे आप आयात प्रतिस्थापन भी कहते हैं, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है इसे। इसके तहत वही हेडिंग बता रहा है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, पर्टिकुलर इन छोटे छोटे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें डिपेंडेंसी ना क्रिएट रहे दूसरों के ऊपर, ग्लोबल चेन पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी ना हो, बल्कि हम ग्लोबल चेन का एक पार्ट हों, कि हम भी अब इस चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, अलग अलग तरीके की जो है सेक्टर्स में ये लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसके बाद अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर, कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ हब की तरीके से बनती है तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी, लोग पैसा लगाएंगे इकोनॉमी में, और अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें आपकी एक्सेलरेशन करेंगी किसको, ग्रोथ को। फिर आप देख सकते हैं कि ये साइकिल मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो पीएलआई स्कीम के तहत जो मोटिव है पर्टिकुलर इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने का, वो ये रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर मेंस में ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं कैटेगराइज करके भी, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। देखिए, अभी रिसेंटली केस पेंडेंसी कंटिन्यू to plague the SC as a backlog hits all time high 88,417 cases। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 88,417 अब तक की सबसे ज्यादा लंबित केसों की संख्या बन चुकी है। और ये एक सच में बहुत बड़ी जो है एक तरीके से न्यूज़ भी मानी जाती है, और एक बहुत बड़ा जो है इशू है भारत में, ठीक है। न्यायपालिका पे बढ़ता बोझ ये बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि आपको ऐसे में पूछा जा सकता है न्याय में विलंब न्याय से वंचित करना है। यानी कि अगर डिले हो रहा है प्रोसेस, है ना, न्याय में अगर डिले हो रहा है, और ऐसा कहा भी जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो वो अन्याय के बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको एसए पेपर में भी मदद करता है, और जीएस पेपर 2 में, यानी शासन, संविधान और न्यायपालिका, इनसे रिलेटेड इश्यूज पे अगर कोई आर्टिकल या कोई भी एसए लिखने को आ गया, या पर्टिकुलर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो मदद करेगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, इस जो है आर्टिकल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 88,417 मामले जो है लंबित हुए हैं। हालांकि अगर हम ये देखें कि इनमें कैटेगराइज करें दीवानी और जो है आपराधिक मामलों की बात करें, तो 69,553 दीवानी मामले और 18,864 आपराधिक मामले इसमें शामिल हैं। अगस्त 2025 में दाखिल मामले, जिनमें 7,080 मामलों की संख्या थी, निस्तारित मामलों की संख्या 5,667 से अधिक रही। याद रखिएगा, हमारे यहाँ दाखिल मामले जो रहे वो ये रहे, और निस्तारित जिनका निपटान हो चुका है वो मामलों की संख्या ये रही, अधिक रही। भले ही अदालत ने 80.4% मामलों का निस्तारण किया हो, फिर भी अभी भी लंबित मामलों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते, इस समय जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम कर रही है ना। 30 हजारी अदालत कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो सुप्रीम कोर्ट को 30 हजारी अदालत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 30 हजारी अदालत का मतलब लोग ये समझते थे कि वहाँ 30 जजेस होते हैं, है ना। बट इस समय करंटली अगर देखें तो कॉलेजियम सिस्टम के मीटिंग में ये क्लियरली बोला गया था कि हमें अपने जजों की संख्या को बिल्कुल भी किसी उसमें कंडीशन में रिक्त नहीं रखना है। सारे जजेस की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए, ताकि केसेस जो लंबित पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रयास भी किए, जैसे कि अगर हम इसमें देखें, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बाद से लेकर के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई तक अभी सभी ने न्यायपालिका में न्यूनतम रिक्तियां रखने का प्रयास किया कि कोई भी रिक्ति ज़्यादा दिन तक खाली ना रहे, कोई भी पद खाली ना रहे, उस पर कोई ना कोई जज अपॉइंट हो सके, ताकि केसों की सुनवाई अनवरत चलती रहे, कंटिन्यूअसली चलती रहे, कोई भी केस पेंडेंसी ज़्यादा देर तक होल्ड ना रहे। हालांकि कोरोना के बाद से हमने देखा है कि कोरोना के बाद अगर हम देखें कोविड-19 के बाद, तो पेंडेंसी जो है भले ही थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी जो है अब देखी जा रही है, करंट टाइम की अगर बात करें तो पेंडेंसी अब तक के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पे है। कोविड-19 महामारी के बाद लंबित मामलों की लगातार वृद्धि हुई है। आप समझ सकते हैं कोविड-19 में वृद्धि क्यों, क्योंकि अभी, जबकि ऐसा नहीं है, अभी एआई इंटीग्रेशन किया गया है, आपने सुना होगा। तो जो है डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम पर ही जो है एआई को लेकर के इंटीग्रेशन किया गया। हियरिंग्स जो हैं अब ऑनलाइन भी की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्रकरण का भी प्रयोग जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अदालतें कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर इतनी रिक्तियां आ रही हैं तो वो दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो राष्ट्रहित या जनहित में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों के लंबित पड़े रहने के कारण, सुनवाई सही तरीके से सही समय पर ना होने के कारण, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करने में भी लेट होता है, ठीक है। 2025 में अब तक 52,630 मामले दाखिल हुए, जिनमें से 46,309 मामले, लगभग 88% मामलों को निस्तारित किया गया है।
अब आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उच्चतम स्तर पर काम क्यों कर रही है। आप देख सकते हैं 88% मामलों को निस्तारित किया गया, जो कि एक अच्छी बात है कि हाँ 88% मामलों को निपटान कर दिया गया उनका। अदालत वर्तमान में अपनी स्वीकृति यानी कि अपनी जो स्वीकृति है 34 न्यायाधीशों की पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। कई बार न्याय में देरी ना हो, इसके लिए देरी को दूर करने के लिए अदालत गर्मी की छुट्टियों में भी आंशिक कार्य दिवसों यानी कि पार्शियल वर्किंग डेज में भी काम करती है। मुख्य न्यायाधीशों और कोलेजियम ने कई बार भारी कार्यभार की समस्या का प्रश्न उठाया है। तो हमारे यहाँ जो कोलेजियम सिस्टम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और जो पदभार है उसको दिया जाता है, तो कोलेजियम सिस्टम में भी कई बार इस प्रश्नों के जो है उठाया गया है कि हमारे यहाँ रिक्तियाँ जो हैं वो कम से कम रह सके ताकि पेंडेंसी ज़्यादा क्रिएट ना होने पाए। ठीक है। नवंबर 2003 की कोलेजियम बैठक में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक भी रिक्ति पद वहन नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी एक पद खाली है तो वो वहन नहीं किया जा सकता, उस पद को जल्दी से जल्दी भरना होगा क्योंकि लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। अभी मैंने आपसे यही बात रिपीट की। हाल ही में सरकार से भी अपेक्षा की गई है, न्यायपालिका ने की है कि कोलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों को 48 घंटे के भीतर जो है मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि हमने अभी देखा कि रिसेंटली न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में है ना थोड़े से मनमुटाव भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे कई प्रश्न उठाए गए हैं जो न्यायपालिका ने जो है लगातार उसको निस्तारित कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, निरसित कर दिया। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है कि भाई जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर के कि जब राज्यपाल ने जो है बिलों को रोक लिया तो हमारी तरफ से जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो है 20 प्रश्नों की एक श्रेणी पूछी गई थी जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका इनका जवाब देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो टाइमलाइन पर्टिकुलर कोलेजियम सिस्टम के द्वारा डिमांड की गई कि हम जो भी सिफारिशें हम आपकी तरफ भेज रहे हैं 48 घंटे के भीतर भीतर आप उसे करें, तो जाहिर सी बात है हर प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ भेजी तो सरकार उसको तत्काल कर देगी, जब तक कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसे करना तत्काल ज़रूरी हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि सरकार जो भी सिफारिशें कोलेजियम सिस्टम के द्वारा भेजी जा रही हैं उन्हें 48 घंटों के भीतर अगर कर दे तो लंबित मामले की संख्या को थोड़ा कम किया जा सकता है। भारत में 3.7 करोड़ अधिक मामले निचली अदालतों, अब मैं अभी तक हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, अब हम देखें अगर निचली अदालतों की और उच्च न्यायालय में लंबित हैं, तो अगर मैं टोटल केसेस की बात करें तो करोड़ों में यह आंकड़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये समस्या ही है ना। इसीलिए सुना होगा कि फलाने कहते हैं कि भैया कोर्ट कचहरी न जाना पड़े तो ठीक है, नहीं तो ये मामला 10 साल ऐसे खिंचता रहेगा। निचली अदालतों में अगर मैं बात करूं दीवानी और फौजदारी के मामले इतने ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मामला 18 साल 20 साल। अब इसमें सिर्फ समस्या इस बात की नहीं है कि क्या सिर्फ अदालतें ही अदालतों के पद रिक्त हैं या अदालतों के पास लंबित मामले इतने ज़्यादा हैं इस वजह से ही ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ये कई पक्षों में देखा जा सकता है। जैसे वकील के पक्षों से देखा जाए तो वकील कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो क्लाइंट्स के मुद्दों को लंबा खींचते हैं ताकि एक निश्चित धनराशि उस केस से निकल आए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है ना। इसीलिए लोग कहते हैं ना गांव देहात में अगर आप गांव देहात से होंगे, सो पर्टिकुलर मैं जहां से बिलोंग करता हूं हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई डॉक्टर, वकील और पुलिस इनके घर में शादी नहीं करना, क्योंकि इनके मतलब आप समझ सकते हैं इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये लोग सोचते हैं कि ये 3 कैटेगरी किसी भी हालत में शुद्ध रूप से रुपए तो कमा ही नहीं रही है ना। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है और इनका लाया हुआ धन घर में नहीं टिकेगा। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की सोच होती है। गांव देहात में अगर आप जाते हैं तो लोगों की ऐसी थिंकिंग है, लेकिन ये हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि सारे वकील ऐसे हैं, सारे डॉक्टर ऐसे हैं, सारे पुलिस ऐसी है ना। तो ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि कई बार ऐसे पक्ष में देखा जाता है कि क्लाइंट का मुद्दा लंबे वक्त तक इसलिए खिंचता है क्योंकि वकील की जो कार्यवाही रहती है, जो उसकी तैयारी रहती है, वो न्यायालय के द्वारा ये पाया जाता है कि उस तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए उस पर तारीख पे तारीख चलती रहती है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये लंबित मामलों की जो संख्या है ये कई बार अन्याय के बराबर हो जाती है। मतलब मान लीजिए अगर कोई मेरा नॉर्मली ज़मीन का कोई विवाद है और बहुत ही लंबे समय से है और मैं एक ऐसे एज में हूँ कि मैं उतना लंबा लड़ नहीं सकता, तो वो इतना लंबा खींचेगा कि मेरी पुश्तें भी उस केस को लड़ती रहेंगी, पेशी चलती रहती है, जाते रहते हैं बेचारे, आते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि न्याय जो है वो अगर देर से मिले तो वह न्याय के बराबर ही माना जाता है।
अब पाकिस्तान की जो छवि है उसको उजागर करता ये आर्टिकल है। जब मैं बोलता हूँ ना पाकिस्तानियों के बारे में, तो कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तानियों के बारे में इस तरीके से बात करते हैं, है ना। और मेरे कुछ जानने वाले लोग भी हैं ना, कुछ ऑनलाइन फॉलोवर्स भी हुआ करते हैं, कुछ जो पर्टिकुलर पाकिस्तान से है, उनको लगता है कि भाई ये अच्छे टीचर हैं, फलाना है, पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है भाई हमारे देश के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो आप खुद ही देख लो कि क्यों बोलता हूँ, यहीं सामने आपके है आर्टिकल, आपके जस्ट सामने है, देख लो। एलईटी यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर हिट बाय द इंडियन एयर स्ट्राइक। एलईटी का मतलब लश्कर तैयबा, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में जो सूत्र हैं, सूत्र कहा नहीं जाता, सूत्रों से पता चला है। ये सूत्र जो है ये इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे ऐसे एनजीओज और रिपोर्ट्स के द्वारा मिले हैं। तो ये रिपोर्ट्स जब, और खासकर हमें इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो क्लियरली भी ये कह सकते हैं ना कि ऐसी चीज़ें हैं, हमें किसी रिपोर्ट की इस पर ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। वैश्विक स्तरीय प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, वैश्विक स्तरीय प्रतिबंध मतलब विश्व के अधिकांश देशों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पहचाने जाने वाला लश्कर तैयबा जो ग्रुप है, इवन ये यूएन डेजिग्नेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के द्वारा इसको भी ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि ये तमगा दिया जा चुका है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अपने मुख्यालय के पुनर्निर्माण के लिए फंड की इकट्ठा कर रहा है। अब इनके फंड इकट्ठा करने का तरीका जरा देखिएगा। यह मुख्यालय जो है ये मुर्दिके पाकिस्तान में स्थित है, जिसे भारतीय वायुसेना ने 7 मई को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था, है ना। वो बिल्डिंग की फोटो आपने देखी होगी जिसमें मिसाइल घुसा था, तो ऊपर से छत टूट गई थी, है ना, और पूरी तरीके से एक बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। उसको जो है अब रीबिल्ड किया जा रहा है। रीबिल्ड कैसे किया जा रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इस आर्टिकल में उतना चीज नहीं आया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पहले से बताता हूं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता था आईएमएफ की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, आईएमएफ की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने फंड की डिमांड की थी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग हुई थी, अगर आप सभी को याद हो, जब मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक में वोटिंग हुई थी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोट क्यों नहीं कर पाया था भारत, है ना। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2.1 बिलियन शायद डॉलर, $1 बिलियन की जो है इनको ऐड दी गई थी, जिसको पहले रिलीज किया गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.2 बिलियन डॉलर की जो है समथिंग की इनको ऐड दी गई थी कि भैया ये पैसा आप रखिए, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लगाइए और योजनाओं में खर्चा करिए। हमने तब भी कहा था, भारत ने इस बात का प्रश्न उठाया था, ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये पैसा कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि इन्हीं सेंटर्स को जिसको भारत ने टारगेट किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इन्हीं को बिल्ड करने के लिए जाएगा। और ये वही सेंटर्स हैं जो भारत की बाउंड्री से जस्ट इधर इंडिया हमारा, इधर ये, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये पैसा यहाँ मिला, और अभी आपको पता होगा रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड आई हुई है, पंजाब प्रांत हमारे यहाँ भी देख रहे हैं आपने किस तरीके से फ्लड जो है नुकसान कर रही है। अब इसमें ये जो फ्लड आई हुई है, इस फ्लड के जरिए, यानी कि इस जो है बाढ़ के जरिए, इस बाढ़ के जरिए ये पर्टिकुलर लश्कर तैयबा क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है इसने। लश्कर तैयबा अब बेसिकली फ्लड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका एक आप जो है आगे प्रमाण भी देख सकते हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक में 1.9 एकड़ के मार्कज तैयब कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है उस बिल्डिंग का जो नाम है मार्कज तैयबा कॉम्प्लेक्स की 3 इमारतों को नष्ट किया गया था। पाकिस्तानी सरकार ने मई 2025 में घोषणा की थी कि वह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जेम की सुविधाओं का पुनर्निर्माण का वित्त पोषण करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी सरकार जो है, जो आपकी सरकार है, वो यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि आपकी सरकार आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाली, वित्त पोषण करने वाली, यानी टेरर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट है, ठीक है। एजेंसियों के अनुसार एलईटी ने जो है, एलईटी ने क्या तरीका अपनाया है, बाढ़ पीड़ितों की राहत के नाम पर फंड जुटाने का प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें बाहर के विदेशी लोग, अब ये फंड मांगते किस नाम पर हैं, ये फंड मांगेंगे धर्म के नाम पर, कि भाई इस्लाम के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मुसलमान जो होता है मुसलमान का भाई होता है।
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ये दया करके देंगे कि भाई यहाँ जाहिर सी बात है। हालांकि भारतीय लोगों की, जो लोग बाढ़ से और पीड़ितों से, आपदा से पीड़ित हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं आज भी हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई जो स्टेट है उससे है, जो टेरर फंडिंग जो है स्टेट है उनका, जो उनकी आर्मी है ना, आर्मी का जो पाकिस्तान है, उनसे है। हमें भी तकलीफ होती है कि भाई आम बच्चे हैं, नागरिक हैं, मलेरिया, डेंगू ये सब फैलेगा, है ना, टाइफाइड, इन सब चीज़ों की बीमारी फैलेगी। इससे पहले भी बाढ़ आई थी, हम कहाँ नहीं मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप काम कर रहे हो, आपका उद्देश्य मांगने का जो है, जो नाम सामने दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो बाढ़ पीड़ितों के लिए, लेकिन ये पैसा आप करोगे किसको? अपने हेडक्वार्टर्स को बिल्ड करने के लिए। समझ रहे हो? अभी रिसेंटली इनके जो एक मिनिस्टर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद इनके फॉरेन मिनिस्टर ही हैं, उन्होंने बोला कि ये जो बाढ़ आई है इसका पानी तो बचा करके अपने पास रखना चाहिए लोगों को। अब आप समझें इस बात को। उनका कहना है ये तो अल्लाह की देन है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये तो अल्लाह ताला की देन है, भारत हमें पानी दे नहीं रहा है, कम से कम अल्लाह ताला ने बाढ़ ले आई तो इसका पानी बचा करके रख लो। तो ऐसे ऐसे तो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इनके। और उसके बाद आप अपने पर्टिकुलर ये जो आपके कैंप्स हैं, इनको रिबिल्ड करने के लिए, हालांकि इनको पैसा जो है वर्ल्ड बैंक वाले पैसे में से भी इनको गया है 14 करोड़। उसी टाइम पे ये न्यूज मैंने कवर की थी जब इसमें रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि लगभग 14 करोड़ रुपए इन कैंप्स को बिल्ड करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दी है। एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट कि अभी यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर तो होते ही होते हैं और 10 अलग मेंबर बनते हैं। 2026 तक पाकिस्तान इसका जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर है जिस देश में यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी फ्री घूमते हैं, वहां की जो है सेना जो है उनके जनाजे में जाती है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये दोगलापन है ना, इसी दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, कि मतलब बोल कुछ और रहे कर। यही कारण है कि यूएन की जो छवि है, धीरे धीरे आने वाले समय में यूएन में ये प्रश्न उठाया जाएगा कि क्या आतंकवाद को लेकर के कोई एक जो है वैश्विक नियम बनाना चाहिए। क्या आतंकवाद का जब प्रश्न आए तो क्या संप्रभुता को ध्यान में रखना चाहिए देश की, क्योंकि कोई आतंकवाद के चार्टर, आतंकवाद कर रहे हैं, यूएन के चार्टर में ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी देश अपने यहाँ आतंकवाद को वित्त पोषित नहीं करेगा। यहां तो भाई साहब वित्त पोषित भी कर रहे हो, यूएन की जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, तभी मैं कहता हूं, मैं इसीलिए, और कोई रीजन थोड़ी है इसके पीछे। और जितने लोग इसके इन सब चीजों पर आवाज उठाते हैं वो यही कारण है। यहां आप देखो लगभग 80% धनराशि आतंकवादी ढांचे के पुनर्निर्माण में प्रयोग की जा रही है। निर्माण कार्य की अंतिम तिथि, इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्माण कार्य की जो अंतिम तिथि है कि ये जो मुख्यालय है इसका निर्माण कार्य, पुनः निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए, उसकी समय सीमा 5 फरवरी 2026 बताई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इसी दिन पाकिस्तान का कश्मीर एकजुटता दिवस मनाता है, ठीक है, रखी गई है। उसी दिन एलईटी अपनी वार्षिक कश्मीर केंद्रित जिहाद सम्मेलन भी करता है, जिसमें कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जिहाद सम्मेलन करते हैं कि जो कश्मीर है वो हमारा है और हमें इसे भारत से छुड़ाना है ना। ये जो इनके मंसूबे रहते हैं, हालांकि सपने हैं, वो सपने धीरे धीरे खत्म ही करेगा भारत, लेकिन ये पर्टिकुलर 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी वजह से इनका मानना है कि ये मुख्यालय उस दिन तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर उस दिन हमारे ये है तो हमारे मुख्यालय से ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, इस पर वेस्टर्न मीडिया कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि अमेरिका के भाई साहब का समर्थन कर दिया कि हम आपको शांति नोबेल पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, है ना, शांति नोबेल तो ट्रंप को मिलना चाहिए। इस पर कोई भी देश कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहा एक्सेप्ट इजराइल। परसों की बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई, इजराइल ने जो कतर के दोहा में जो है एयर स्ट्राइक कर दी थी, उसको लेकर के पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने भी कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, इवन अमेरिका तक, उन्होंने खुल करके निंदा की कि तुम्हें दोहा में ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल ने ये क्लियर बोला कि भाई एक बात बताइए, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, तब अमेरिका जब घुस के गया वहां मार के चला आया, तब सबने कहा कि, तब किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा
सब बल्कि इस बात को कह रहे थे कि आतंकवादी मारा गया। किसी ने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा ये आतंकवादी अमेरिका में क्यों मिला, सॉरी पाकिस्तान में क्यों मिला। तो अगर आज हमने दोहा की एयर स्ट्राइक कर दी तो हम, हमारे लिए चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो जो है हमास हो, हमारे लिए बराबर है। जहां भी होंगे हम घुस के मारेंगे। तो हमसे ये मत कहिए कि दोहा में क्यों कर दिया, ये पूछिए दोहा में कर क्या रहा था हमास। तो चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को लगा कि ये क्या बात हुई है, तो हम जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं। हमारा पॉइंट कहां से आ गया, उनको रोकना चाहा, इजराइल को समय मिल गया, इजराइल ने कहा ठीक है भैया तुम रोक रहे हो रोक लो, क्योंकि आज तो तुम मेंबर बने बैठे हो। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्यों टेरर फाइनेंसिंग कंट्री कहा जाता है। और पहली बार भारत के अलावा कोई ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को आतंकवाद का वित्त पोषित राज्य बोला है, इजराइल ने, पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के सामने। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहां आप देख सकते हैं एलईटी अपने फंड रेजिंग कैंपेन को खिदमत ए खलाक कहता है। क्या कहता है? खिदमत ए खलाक नामक मोर्चे से चला रहा है, जिसमें ये फंड जो है इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन असल में यह आतंकवादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगली खबर पे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी क्या है? जीएस पेपर 2 से संबंधित जीएस पेपर 3 से एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग की अनिवार्यता, संसदीय समिति के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है। सो रिसेंटली अभी हमारे संसद में जो है दोस्तों, है ना, ये जो हमारी स्थायी संसदीय समिति है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर, इसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जितने भी एआई कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, इन्हें लाइसेंसिंग प्रणाली इन पर लागू करने की संभावना पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए। और समिति ने ये भी सिफारिशें की हैं कि एआई जनित, यानी कि एआई जनरेटेड वीडियो और कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्य होनी चाहिए। अर्थात क्या है इसका मतलब समझिए। जब कोई एआई का कंटेंट बनाया जाता है, एआई से कोई वीडियो जनरेट करी जाती है, आपने देखा होगा वो कुछ लड़के वीडियो बनाते हैं कि गाना गा रहे हैं, वो मोदी जी की कार उतरती है और मोदी जी उतरते ही फाइट करने लगते हैं। देखा है आपने ना, है ना। मैंने तो एक वीडियो देखा था जिसमें ममता बनर्जी और मोदी जी हाथ मिलाते हैं और सीधा ममता बनर्जी और मोदी जी तुरंत फाइट करने लगते हैं। ऐसे कंटेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जरा ध्यान से समझिए। हमने एक नेपाल का केस अभी देखा था। नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ था। नेपाल में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो 70%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास। यानी किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा, किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ अगर हमें फैलानी है तो हम बहुत इजीली वहाँ की 70% पॉपुलेशन को बेवकूफ़ बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत के अधिकतर राज्यों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, एजुकेटेड लोगों को। इवन मैं आपको ये भी बताता हूं कि पढ़े लिखे तो छोड़ो, जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, जैसे हमारे आपके मम्मी पापा के उम्र के दराज के लोग, या आजकल के नॉर्मल लोग जो साइंस वाइंस के बारे में नहीं जानते, उनके पास भी स्मार्टफोन है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होगी, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो मैसेज नहीं आता है कि ये मैसेज 3 लोगों को फॉरवर्ड करो, शाम तक के खुशखबरी मिलेगी वरना कुछ हो जाएगा। अब उसके चक्कर में ये नहीं समझते हैं कि ये न्यूज़ जो लिखी है ये सही है कि गलत है, फॉरवर्ड कर दिए। ऐसे बहुत सारे डीप फेक कंटेंट बनाए जाते हैं। एआई जनरेटेड वीडियो बना दिए कि देखो फलाने की जगह ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता फैलानी है तो एक कंटेंट बनाया, उसको भेज दिया। अब जब लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उनको कैसे पहचान में आएगा कि ये कंटेंट एआई के द्वारा बनाया गया है या किसके द्वारा बनाया गया है? मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने अपने फादर को 2-3 चैनल्स जो है सजेस्ट किए हुए हैं। जैसे एक तो मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप है ना, पीटीआई का ही एक ग्रुप है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। मैंने कहा है कभी भी कोई फैक्ट चेक करना हो कि कोई न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और सरकार की प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको इस पे जा करके आप चेक कर लिया करो। आपको बिलीव नहीं पड़ेगा, मेरे फादर मेरे को दिन भर में 5 से 7 मैसेज करते हैं कि बेटा ये जरा देख के बताना ये वीडियो फेक है कि असली वीडियो है। अब उसमें मोदी जी कह रहे हैं आज रात 12 बजे से जियो के सारे रिचार्ज फ्री हो जाएंगे। पिताजी को लगता है कि जियो के रिचार्ज फ्री कैसे होगा, 1-2 हमें भी दे दो। अब उनको समझाना पड़ता है, और वो वीडियो ऐसे हैं कि उनको आर्गुमेंट सामने से ये आता है पिताजी का कि अरे ये तो बिल्कुल वही मोदी जी ही बोल रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ें हैं।
देखो इसमें बाकायदा वही शब्द बोल रहे हैं, वो लिपसिंग भी बिल्कुल वही सी है। मैंने कहा पिताजी ये जो है ये एआई जनरेटेड वीडियो है। वो कहते थे अरे ऐसे कैसे एआई जनरेटेड है, सरकार झूठ थोड़ी बोलेगी। आप सोच के देखो। फिर मुझे उनको एआई जनरेटेड सॉन्ग सुनाने पड़ते हैं मोदी जी की आवाज के, कि देखो ये मोदी जी ने गाया है। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं वो तो बहुत सीधे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। तब मुझे समझाना पड़ता है कोई सीधा अच्छा नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियोस है, इनको आप समझो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। ना पढ़े लिखे वालों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है ही है, लेकिन पढ़े लिखे वालों में भी वो वर्ग अभी भी है जिनको यही नहीं पता है कि ये एआई जनरेटेड है कि नहीं। तो संसदीय समिति ने, स्थायी संसदीय समिति ने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय वाली, उसने ये बोला कि जो भी एआई के वीडियो जनरेटेड हो उन पर लेबलिंग की जाए। यानी कि इस, मान लीजिए ये वाली फिगर मैंने एआई से जनरेट की, तो यहां पर मैं एआई लिखूं, एआई कोई एक लेबल बना दूं जिससे ये पता चल जाए कि ये वीडियो या पर्टिकुलर इमेज एआई के द्वारा जनरेट की गई है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गई बात? ताकि फेक न्यूज से निपटा जा सके। यहां तक के क्लियर है? इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव और भी दिए। सरकार को ऐसे संस्थान व संगठनों के लिए कानूनी व तकनीकी उपाय तैयार करने चाहिए जो गलत सूचना प्रसारित करते हैं, इन पर कदम उठाया जाना चाहिए। एआई और एमएल तकनीकी का प्रयोग या यूं कहें डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं की पहचान में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा साउथ इंडिया की एक जो है एक्ट्रेस हैं, उनकी एक वीडियो डीप फेक के द्वारा जनरेट की गई थी जिससे काफी ज्यादा बवाल क्रिएट हो गया था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट में समिति ने यह भी कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है भी। ऐसे मामलों में कड़े दंडात्मक प्रावधान, जुर्माना, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी प्रिंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों को फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म, जैसे मैंने पीटीआई का बताया, और इसके साथ साथ आंतरिक ऑप्समैन व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, जिससे ये क्लियरली पता चल सके कि क्या पर्टिकुलर जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है पर्टिकुलर किसी न्यूज एजेंसी या किसी व्यक्ति के नाम पर या किसी संस्था के नाम पर, क्या वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था कल्याण योजनाएं और जीएस पेपर 3 समाज और उससे। अब यहां ये गड़बड़ हो गया मामला, न्यूज कुछ और लगी हुई है और ये कुछ और है। क्या है, इंडिंग रशिया इंपोर्ट, नहीं ये गलत न्यूज है। हालांकि जो अंदर न्यूज है अगर ये है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो पीडीएफ आपको मिलेगा बच्चा उसमें ये न्यूज की फोटो नहीं है, ये दूसरी न्यूज है। ठीक है, सो अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार जो आयुष्मान भारत वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलती है ABPMJ, ठीक है, का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के को शामिल करने की घोषणा की थी। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो आयुष्मान भारत की योजना है उसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में यह योजना लागू नहीं हो पाई, जबकि 1 साल बीत चुका है ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट किए हुए। यानी इस योजना के तहत 70 साल की आयु से अधिक लोगों को भी इसमें जो है शामिल किया गया, पात्र माना गया, लेकिन तमिलनाडु में ये योजना नहीं चल पाई। यहाँ केंद्र और तमिलनाडु के बीच में एक और मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य कारण क्या बताया गया, केंद्र व राज्य सरकार के बीच मतभेद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा को लेकर के असहमति जताई गई है कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली जो बात कही गई है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें केंद्र और राज्य की ये दोनों जो परिभाषाएं हैं, या यूं कहें कि जो केंद्र की परिभाषा है वो राज्य को जो है उस पर असहमति है। दूसरा, केंद्र का दृष्टिकोण क्या है, केंद्र का दृष्टिकोण है कि सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो 2011 के आंकड़े हैं वो आंकड़े जो है केंद्र प्रयोग कर रहा है, जबकि राज्य ये कह रहा है कि इससे कहीं गुना ज्यादा हमारे यहाँ जो है जनसंख्या हो चुकी है। राज्य का दृष्टिकोण है कि प्रति परिवार सालाना 1.2 लाख रुपीस को गरीबी निर्धारण का आधार माना जाए। ठीक है, सरकार कह रही है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो आंकड़े 2021 के 11 के आधार पर ले रही है। हालांकि इस कारण राज्य पहले ही, तमिलनाडु में पहले ही चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसको सीएम चिस के नाम से भी जानते हैं, चला रहा है। यानी कि जो आरोग्य योजना है, भारत आरोग्य जन आरोग्य योजना वाले, आयुष्मान भारत वाली, उसके जगह पर ऑलरेडी तमिलनाडु सरकार की खुद की योजना वहां चल रही है। अब जन आरोग्य ABPM योजना का दायरा जो है वे विस्तारित करने का जो संस्करण है वो सभी 70 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों और उनके परिवार तक ले जाया गया था। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए का है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए इनफैक्ट को ऐड कर दिया है।
सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना इन पर कवरेज दी जाती है कि आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर आप इसमें कवरेज पाते हैं तो आपको फुल जो है कवरेज इसके अंदर मिलेगी अगर आप इसके पात्र हैं तो। अब आंकड़े ये बताते हैं कि तमिलनाडु का आंकड़ा ये कहता है कि 43.19 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी संख्या 70 प्लस, यानी कि जो आयु 70 प्लस से ऊपर है उनकी संख्या जो है वो 43.19 लाख से अधिक है, इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, यह लगभग 32.35 लाख परिवारों को कवर कर सकती है ये योजना जो आपकी आयुष्मान भारत है। लेकिन जो सीएम चिस योजना है जो कि तमिलनाडु की खुद की योजना है, उसके तहत मात्र 1.48 करोड़ परिवारों को ही कवरेज मिल पाई है। अब समस्या ये है कि ये जो पीछे 3 पॉइंट जिन पर इन लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से इतने लोग, या यूं कहें कि ये जो डेटा है इनमें से इतने लोग जो लाभान्वित हो सकते हैं वो बचे पड़े हुए हैं, जबकि जो तमिलनाडु सरकार की खुद की योजना है उसके तहत मात्र 1.48 करोड़ रुपए लोग ही जो है उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार का कहना है कि लागत और योगदान की बात करें अगर इस योजना में, तो केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य, कोई भी केंद्र जो है केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना होती है तो उसमें जो खर्चा होता है उसको बांटा जाता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में प्रीमियम का बंटवारा जो होता है वो सामान्य राज्यों की अगर हम बात करें तो 60-40 का है कि 60, अगर मैं 100 रुपए खर्चा हो रहा है तो 60 रुपए केंद्र करेगी और 40 रुपए राज्य करेगा। वहीं उत्तर पूर्व हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें 90 और 10 का हिस्सा है, ठीक है। तो 90 और 10 का हिस्सा का क्या मतलब, जैसे हिमाचल प्रदेश ऐसे प्रदेशों में 90 और 10 का हिस्सा है, 90 केंद्र करेगा, 10 राज्य करेगा। अब तमिलनाडु का कहना है कि वृद्ध जनसंख्या हमारे यहाँ अधिक होने से आर्थिक बोझ हम पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम आपने डेटा जो है 2011 का मान करके रखा है और करंट सेंसस के हिसाब से जो हमारा डेटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 60-40 का अगर रेशियो आप बनाओगे तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। दूसरी चीज, भारत में 70 प्लस आयु की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धजन टोटल पॉपुलेशन का 8.6 थे और 2050 तक माना जा रहा है कि हमारे यहाँ 20% जनसंख्या वृद्धजन की 70 प्लस हो जाएगी। अभी आपने सुना होगा टोटल फर्टिलिटी रेट TFR के बारे में सुना होगा, हमारे यहाँ कम हो रही है, कुछ राज्यों में ही सबसे ज्यादा है, बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल TFR जो है ना, पॉपुलेशन जो रेट है वो जो है बदल रही है। आइडियल तो यही होता है कि भाई जो है 2 के ऊपर होना, 2.1 होना चाहिए, तभी आपकी जो करंट जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन से आगे प्रस्थापित हो पाएगी। वरना हमारे यहाँ बुढ़ों की संख्या, या यूं कहें कि जो 70 प्लस है उनकी संख्या ज्यादा होगी, जवान कम होंगे। तो युवा देश जो हम कहे जा रहे हैं ये धीरे धीरे TFR पे डिपेंड करता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या रेशियो में चल रही है। इससे भी ये मुद्दा जोड़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर है, भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र। मैंने अभी कहा कि जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस समय दौरे पर हैं, तो रिसेंटली इनका दौरा जो है वो असम का भी हुआ। असम में इन्होंने जो है वहाँ पर जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने एक चीज़ इनॉग्रेट की जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के गोलाघाट जिले में भारत के पहले बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र, साइंस एंड टेक से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना, इसको जरूर पढ़ना। एक चीज़ आप एक क्वेश्चन इस पे देख सकते हैं, का उद्घाटन किया। यह संयंत्र जो है शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट, शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट, इस पूरे प्रोसेस से जो हम ईंधन बनाएंगे, एथेनॉल का जो प्रोडक्शन करेंगे, इसके पूरे प्रोसेस में कोई भी जो सब प्रोडक्ट है वो निकलेगा, उसका भी प्रयोग होगा, तो कोई भी चीज़ इससे छूटेगी नहीं। जीरो बेस सिद्धांत पर आधारित है। इसे दुनिया का पहला हरित ग्रीन बांस बायो यानी बांस बम्बूस की बात की जा रही है, बायो एथेनॉल संयंत्र बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। इसी अवसर पर उन्होंने 7,230 करोड़ रुपए की लागत वाले पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला भी रखी है। यह संयंत्र भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर और जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को कम करने पर जोर देगा। यह बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र से अस्थायी किसानों यानी कि वहाँ के जो अस्थायी किसान हैं और आदिवासी समुदायों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि बांस का जो खेती है वो लोग कर पाएंगे। हालांकि प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस सरकार में बांस को पेड़ों की श्रेणी में रखा गया था। याद रखिएगा, बांस को
पेड़ों की श्रेणी में रखा गया था, और पेड़ों की श्रेणी में रखने की वजह से बांस काटना और बांस को जो है एक तरीके से उसका मास कटिंग करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। हालांकि करंट गवर्नमेंट ने बांस को पेड़ों की कैटेगरी से हटा दिया है, जिससे अब किसान इनको बो करके और आदिवासी समुदाय इन्हें काट करके बेच सकते हैं और इसका फ़ायदा डायरेक्टली उनको मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों में, नागालैंड है ना, इन सब की बात करें तो हर साल लगभग 5 टन बांस खरीदा जाएगा और इसमें से 48,900 टन एथेनॉल, 11,000 टन एसिटिक एसिड और 19,000 टन फ्यूरल और इसके साथ ही साथ 31,000 टन फूड ग्रेड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। तो इसके जो सब प्रोडक्ट हैं वो कुछ नहीं बचेगा। इट इज टोटली ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा बढ़ता कदम ये दिखाया जा रहा है। यह परियोजना जीरो वेस्ट मॉडल पर आधारित है, जिससे उप उत्पाद, जिसको बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं, के लिए भी ये उपयोगी होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगली खबर है हमारे सामने। FAO के मुख्य अर्थशास्त्री का सुझाव, क्या सुझाव दिया है अभी यहाँ इन्होंने, इनका स्टेटमेंट है कि भारत खाद्य उत्पादन के विविधीकरण में अधिक निवेश करे। ठीक है, आने वाले समय में भारत को अपने अनाजों के साथ साथ खाद्य विविधीकरण की बात जो है उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी। अब देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था जिसे खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसके मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने कहा है कि भारत को खाद्य उत्पादन में विविधीकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। यानी कि हम सिर्फ फूड ग्रेन पर निर्भर ना हो, क्योंकि फूड ग्रेन पर निर्भर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप खाद्य सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फूड ग्रेन का उत्पादन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप तिलहन बोले रहे हैं, गेहूं और चावल का उत्पादन केवल ज़्यादा कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खाद्य सुरक्षा का मतलब सुपोषित या यूं कहें कि जो पोषण है शरीर में सही मात्रा में जाना चाहिए, और सिर्फ चावल और गेहूं खाने से पोषण नहीं मिलेगा, अन्य साग सब्जियां, फल, इनको भी आपको जो है उत्पादित करना पड़ेगा ताकि बैलेंस डाइट जो है वो मिल सके। इसमें भारत में आने लोग जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसके भी आंकड़े हैं, इसलिए आंकड़े जब भी किसी न्यूज़ में होते हैं उन्हें ज़रूर पढ़िए। भारत की लगभग 40.4% आबादी, लगभग 60 करोड़ लोग स्वस्थ आहार वहन करने में सक्षम ही नहीं है। स्वस्थ आहार का मतलब बैलेंस डाइट, सब कुछ उनके डाइट में उपलब्ध है, साग सब्जी, हरी सब्जियां, फल, है ना, अनाज, ग्रेन, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ गेहूं ज़्यादा हो गया, चावल ज़्यादा हो गया, बस यही सब कुछ है, तो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, यह संख्या 2023 में FOA के आकलन से कम है, जब यह आंकड़ा 74.1% था। तो जाहिर सी बात है अब 40 पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम सुधर रहे हैं। पहले 2023 वाले आंकड़े में कहा गया कि हमारे यहाँ आहार लेने कुशल आहार ना पाने वाले लोगों की संख्या 74.1 है, अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये 40 है। ये भी तो देखिए, 100 में से 40 लोगों का ये हाल है, तो अभी भी संख्या बड़ी है, यानी सुधार तो हुआ है परंतु अभी भी बहुत अधिक है। मैक्सिमो ने कहा कि भारत की एक बड़ी भूमिका यह है कि भारत की इस क्षेत्र में इसलिए बड़ी भूमिका है क्योंकि भूख की समस्या दक्षिण एशिया और दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है। भूख की समस्या डायरेक्टली रिलेटेड होती है, आपके शरीर की एनर्जी, आपके शरीर का पोषण डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट डालता है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि भारत से निकलने वाले लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, पोषण सही मात्रा में ना मिलने पर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं विकसित होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी और बहुत सारी, फिर आने वाली सब खाने से सब जुड़ा, सब खाने से जुड़। ठीक, तो खाने से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। आगे चल के समस्याएं अगर बढ़ेंगी तो दक्षिण एशिया जो है उस पूरे प्रांत में, जब बात करता है ग्लोबल साउथ की भारत, तब साफ कहता है कि ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने वाला मैं अकेला हूं, तो इन समस्याओं को भी अगर उसे दिखाना है, दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, तो ग्लोबल साउथ में भी अपने आप को दिखाना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि भारत इसको पूरा करे। ठीक है, इसलिए भारत को केवल अनाज पर नहीं बल्कि फलों, सब्जियों, दालों, प्रोटीन और अन्य पोषण युक्त आहार पर भी ध्यान देना होगा। भारत को हरित क्रांति के बाद भी आगे बढ़कर सुधार करने की आवश्यकता है। स्वस्थ आहार का अर्थ केवल अनाज ही नहीं बल्कि विविध खाद्य पदार्थों का सेवन है। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि खाली आपको रोटी मिल जा रही है, चावल मिल जा रहा है, आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, जो गलत है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उनके उतार चढ़ाव से खाद्य असुरक्षा पर बड़ा असर नहीं पड़ता। ठीक है,
भाई जाहिर सी बात है, खाद्य असुरक्षा जो है टैरिफ की वजह से तो ऊपर नीचे नहीं होगी भाई, आपको टैरिफ बोने से नहीं रोक सकता, आप तो बोएंगे ही बोएंगे, ठीक है, लेकिन इससे अप्रभाविता और अनिश्चितता जरूर बढ़ जाती है। हर देश को प्रतिशोधात्मक शुल्क नीति अपनाता है, अगर हर देश ये सोच ले कि हम प्रतिशोधात्मक, है ना, जो है शुल्क नीति अपनाएंगे, रिटेलिएट टैरिफ पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये खतरनाक हो सकता है और छोटे किसानों को इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगली खबर है हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल डीपीएम 2025। इससे पहले कुछ ही दिन पहले, लगभग महीने भर हो गए, इससे पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अब डिफेंस की खरीद को लेकर के हम एक ऐसे नियम कानून पर काम कर रहे हैं जिससे हमारे जो संयुक्त जो सेना है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इनको यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के जो खरीद है ना, किसी चीज़ का एक्वायरमेंट है या यूं कहें कि कोई रिक्वायरमेंट है जिसको एक्वायर करना है, तो उनकी खरीद फरोख्त को लेकर के इन पर्टिकुलर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोशन देने के लिए हम कुछ ऐसी स्कीम्स को लाएंगे जिससे आने वाली प्रक्रिया और अच्छी हो सके और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। वो प्रक्रिया आ चुकी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। डीपीएम 2025 क्या है? भारत सरकार ने रविवार को रक्षा बलों के लिए राजस्व व्यय रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए एक नया ढांचा जारी किया, जिसका उद्देश्य आवश्यक संसाधनों, इन तीनों क्षेत्रों को आवश्यक संसाधनों को की समय पर उपलब्धता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, जिसको डीपीएम 2025 में सभी खरीद प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत और प्रावधान शामिल हैं कि खरीद को कैसे किया जाएगा, और तीनों सेनाओं का संयुक्त कर दिया गया। तो तीनों सेनाओं की जो संयुक्त है, यानी कि इनकी अगर एयरफोर्स की कोई डिमांड है, नेवी की कोई डिमांड है, आर्मी की कोई डिमांड है, तो इन तीनों की डिमांड में काफ़ी लंबा समय चला जाता था और हमें ये पता है कि आने वाले समय में हमें अपने डिफेंस को आगे अच्छा करना है। तो डिफेंस का जो बजट है और डिफेंस का जो प्रोसेस है वो सरल हो सके, प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें आगे बढ़ सकें, लोग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, नए नए सेक्टर्स इसमें आएँ, नए नए जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेंचर्स इसमें आगे बढ़ें, जो शोध का कार्य करें, प्राइवेट्स इसमें हिस्सा लें। इसके लिए हमें ज़रूरी था कि इसकी जो पॉलिसी है उसकी खरीद फरोख्त को इतना सरल बनाया जाए कि ऐसा नहीं कि डील लटकी हुई है 2-2 साल, 2.5 साल, है ना। वर्तमान वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय करने का जो है इसका वो है प्रावधान है कि इस वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा राजस्व पे, ठीक है। इसके साथ साथ यह नया मैनुअल तीनों सेनाओं, थल, जल, वायु के बीच संयुक्तता, जो मैंने बताया, ज्वाइंटनेस को बढ़ावा देगा और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी करने में मदद करेगा। डीपीएम यह सुनिश्चित करेगा कि रक्षा बलों की आवश्यक संसाधन समय पर और उचित लागत पर उन्हें तुरंत प्राप्त हो सकें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैनुअल का लक्ष्य ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, ताकि रक्षा बलों की आवश्यकता को पूर्ति स्वदेशी साधनों से हो सके, है ना। कई बार फंड इतने देर तक लटकते हैं कि स्वदेशी जो हमारे यहाँ कंपनियां होती हैं प्राइवेट, वो सोचती हैं कि पैसा आएगा तो हम अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को और अच्छा कर पाएंगे, वो पैसा लटका रह रहा है तो उनका डिमोटिवेशन भी होता है कि भाई इतना लंबा अटक रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। यह मैनुअल रक्षा उत्पादन में निजी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि विकास चरण के दौरान लिक्विडिटी डैमेज, विच इज ऑल्सो नोन एज एलडी, नहीं लगाया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी डैमेज? लिक्विडिटी डैमेज को अच्छे से समझ लो। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार के द्वारा, ऐसे उदाहरण के तरीके से समझाता हूं, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकार के द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया कि तुमको इतने जो है तोपों की सप्लाई हमें करनी है। मान लीजिए तोप का दिया गया कि आपको इतनी तोप बनानी है, इतनी तोप कैनन्स बना करके सप्लाई करनी है इंडियन आर्मी को। उसकी एक निर्धारित तय समय सीमा दी जाती है कि इतने समय सीमा में तुमको ये काम पूरा करके देना है। अब अगर वो कंपनी उतने निर्धारित समय सीमा पे वो काम नहीं पूरा कर पाती है, तो जितने भी ऑर्डर लंबित होते हैं यानी पेंडिंग होते हैं, उन पेंडिंग ऑर्डर पर डे के हिसाब से उस पर कुछ पेनल्टी चार्ज कर दी जाती है। इस पेनल्टी को कहा गया है कि अगर कंपनी, याद रखिएगा इसका मतलब समझा देता हूं, अगर कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को विकसित कर रही है, पहली बार वो प्रोडक्ट बना रही है, नया प्रोडक्ट विकसित हो रही है, उसके लिए वो R&D कर रही है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रही है जिससे वो प्रोडक्ट जल्दी बन सके, तो इस R&D में, और याद रखिएगा न्यू प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, पुराना प्रोडक्ट नहीं, न्यू प्रोडक्ट अगर बनाने में R&D में कोई दिन लग रहे हैं तो उसके लिए अब पेनल्टी नहीं लगाएगी गवर्नमेंट, ताकि
जो है इनको प्रमोशन मिल सके कि चलो ठीक है हम R&D कर रहे हैं। अभी इतना पैसा भी लगा रही है कंपनी, ऊपर से पेनल्टी भी पेड करेगी, अल्टीमेटली उसको जो मिलना था रेवेन्यू वो नहीं मिलता है। इसलिए प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट वेंचर्स भाग जाते थे ऐसी सारी चीज़ों की वजह से। तो अब लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी डैमेज समझ में आ गया, तो उसको अब नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल DPM 2025 के संदर्भ में सही है? यह केवल पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है। इसका उद्योग रक्षा बलों के लिए संसाधन उपलब्धता को सरल और समयबद्ध बनाना। इसमें विकास चरण के दौरान लिक्विडिटी डैमेज ना लगने का प्रावधान किया गया है। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 2 3, केवल 3 1 2 3। ठीक है, सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं हार्ट दे दूंगा आपको, आपके उत्तर को लाइक कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि उत्तर क्या है। चलिए, भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तेजपुर असम, गोलाघाट असम, दीमापुर नागालैंड, अगरतला त्रिपुरा। ठीक है, आपको सही उत्तर इसका चुनना है। रही बात अगर आप कहें कि मेंस के लिए एक प्रश्न दे दीजिए सर, तो भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास की दृष्टि से बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र जैसी परियोजनाओं के महत्व को समझाइए। यानी कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बम्बूज बेस्ड एथेनॉल प्लांट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द एनर्जी सेल्फ रिलायंस एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में, ठीक है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, उत्तर कहाँ देना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता रखा है। इस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मुझे मैसेज करिए, उसमें ढूंढिए मैं कहाँ पे हूँ, मैं आपको एडमिन में मिल जाऊँगा, मैसेज करिए। कॉपी वाला जो ग्रुप है जिस पे कॉपी चेक की जाती है, उस ग्रुप से मैं ज्वाइन करा दूंगा। ये ऑफिशियल ग्रुप है हमारा टेलीग्राम एग्जाम मिनिस्ट्री का। ठीक है, इससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप कि आपको क्लास थोड़ी समझ में आई। स्वास्थ्य अब मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो आज आप ये क्लास अभी 6:30 बजे देखेंगे। और आई होप कि अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा सेशन। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, अगली क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।